हाँ मैम, রেকর্ডিং অন হয়ে গেছে। ঠিক আছে, আর স্ক্রিনও শেয়ার আছে? হ্যাঁ ম্যাম। ঠিক। अच्छा देखो, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डेथ जो है उसका एमसीक्यू वगैरह कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, बस 2 क्वेश्चन, 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन उसका बाकी है, वो करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग डिसोल्यूशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है। हाँ मैम। तो देखो, जो क्वेश्चन हम लोग का बाकी है, क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है। क्वेश्चन 1, चला गया। बोल रहा है कि द बैलेंस शीट ऑफ सीड प्लांट एंड फ्लावर एज एट 31 दिसंबर 2021 एज अंडर। तो 3 पार्टनर है, सीड, प्लांट एंड फ्लावर। तो इनका जो बैलेंस शीट है वो कुछ इस तरीके से: ट्रेड पेबल, जनरल रिजर्व, कैपिटल, फिक्स्ड एसेट, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, इन्वेंट्रीज, कैश एट बैंक। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वह सीड का है इतना, 5/10, प्लांट और फ्लावर तो 5/10, 3/10, 2/10। ऑन 1 May plant died, it was agreed that goodwill should be valued at 3 years purchase of average profit for 4 years. The profits were, तो गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करना है? 3 years purchase मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेस 3 होगा, एवरेज प्रॉफिट लेना है 4 years का, ये रहा 4 years। डिजीज पार्टनर टू गिवन शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर। बोल रहा है कि जो डिजीज पार्टनर है उसे प्रॉफिट का शेयरिंग कैसे मिलेगा? बोल रहा है कि उसके डेथ तक का, जब उसका डेथ हुआ है तब तक का उसे प्रॉफिट मिल जाएगा प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पे। अच्छा, फिक्स्ड एसेट का डेप्रिसिएशन होगा 10%। बिल्स फॉर 1000 वाज फाउंड टू बी वर्थलेस, मतलब लॉस है, बिल्स रिसीवेबल वर्थलेस हो गया। दे आर नॉट, सॉरी, दीज आर नॉट टू अफेक्ट गुडविल, लेकिन इसका इम्पैक्ट गुडविल में नहीं आएगा, ऐसा बोल रहा है। ए सम ऑफ 7750 was to be paid immediately. The balance was to remain as a loan with the firm at 9% per annum as interest. Seed and flower agreed to share profit and losses in future in the ratio of 3:2 to give journal entries. तो इसमें हम लोग को जर्नल एंट्री बोला है, और कुछ बोला है नहीं, और कुछ नहीं बोला है। हम लोग को जर्नल एंट्री पास करने के लिए बोला गया है। ठीक है, देखो कैसे करके होगा। तो जर्नल एंट्री हम लोग कैसे करेंगे? जैसा हमारा ट्रांजैक्शन रहेगा, तो सबसे पहले हम लोग को गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। ठीक है, ये निकालते हैं, फिर जर्नल एंट्री करेंगे। तो जो भी कैलकुलेशन नेसेसरी है वो कर लेते हैं। ম্যাম গুডউইলের জন্য প্রথমে এভারেজ প্রফিটটা যেটা আছে সেটাকে বের করে নিতে হবে। হ্যাঁ, সেটা বের করে নিয়ে ইনটু নাম্বার অফ ইয়ার পারচেস করলেই হ্যাঁ, এসে যাবে। 3টে নাম্বার অফ পারচেজ রয়েছে, তাহলে এভারেজ প্রফিট ইনটু 3 হয়ে যাবে সেক্ষেত্রে। হ্যাঁ হ্যাঁ, एवरेज प्रॉफिट फॉर 4 years। तो प्रॉफिट है 10, 10,000, 13, हाँ 10,000, 13,000, 12,000, 15,000। বাই 4। तो 10, 10, 10, 4 times 10 है 15,000, 40, 50,000। 50। अच्छा, হুম, এভারেজ डिवाइडेड প্রফিট बाय 4। 12,500। ठीक है, 12,500। तो गुडविल कितना हो जाएगा? एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस, जो कि क्वेश्चन में गिवन है 3। হ্যাঁ, 12 into 3, 12,500 into 3 মানে कॉपी। 37,500। अच्छा,
37,500। इसमें जो जिसका डेथ हुआ है उसका शेयर निकालेंगे, किसी को मिलना चाहिए। तो डेथ किसका हुआ है? ऑन फर्स्ट में प्लांट का डेथ हुआ है। प्लांट शेयर 37,500 इंटू प्लांट का जो रेशियो है शेयरिंग प्रॉफिट का वो है 3/10। 0.3 3/10। तो ये 37,500 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 1100 to 2050। 11,250 प्लांट का शेयर हो गया। ठीक है। अच्छा, अब ये प्रोवाइड कौन करेगा? गेनिंग पार्टनर। अब गेनिंग कौन है? क्या दोनों पार्टनर ही गेनिंग है? उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को नया रेशियो दे दिया है तो कैलकुलेशन करना जरूरी है। तो इसका मतलब इसके बाद हम लोग वर्किंग नोट 2 बनाएंगे, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। सीड, प्लांट और फ्लावर। तो पहले इनका रेशियो था 5/10, 3/10, 2/10। और करेंटली मतलब नया रेशियो जो इनका होगा प्लांट के डेथ के बाद ये हो जाएगा 3:2 सीड और फ्लावर का। तो 3/5 और 2/5। तो अब देखते हैं डिफरेंस क्या आ रहा है, गेन या सैक्रिफाइस। तो यहाँ डिफरेंस लिख दिया 5/10 माइनस 3/5। तो ये एलसीएम 10 हो जाएगा। 5 माइनस 6 तो फिर -1/10। तो ये गेन ही हुआ, क्योंकि देखो ये वाला डेटा इसका मतलब ज्यादा है 3/5। ठीक है। और 2/10 माइनस 2/5 तो 10, ये हो जाएगा -2/10। ये भी गेन हो गया। तो रेशियो बन जाएगा 1:2। -1/10 और -2/10 तो 1:2 हो गया गेनिंग रेशियो। अच्छा, अब ये रेशियो में ही प्लांट को इनको गुडविल का कंपेंसेशन करना चाहिए। तो 1/3 और 2/3 करके कंपेंसेशन होगा। सीड करेगा 1/3 और फ्लावर करेगा 2/3। तो 1/3 मतलब 11,250 डिवाइडेड बाई 3 कितना होगा? 11,250 डिवाइडेड बाई 3, 3750, 7,500। ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग का और क्या कैलकुलेशन करना पड़ेगा? फिक्स्ड एसेट वेयर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। ये सब बिल्स ये बोल रखा है। अच्छा, इसके बाद हम लोग फिर कैलकुलेशन कर लेते, प्रॉफिट का शेयर कितना मिलेगा वो निकाल लेते, तो फिर हम लोग जर्नल एंट्री कर पाएंगे। वर्किंग नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ फिर से यार। पीएल सस्पेंस। मतलब ये पीएल सस्पेंस में जाता है, जो प्रॉफिट होता है तो पीएल सस्पेंस। अच्छा, अब यहाँ पर प्रीवियस ईयर देखो प्रॉफिट। हाँ, प्रीवियस ईयर का कैसे लेने के लिए बोला है? बोला है गिवन शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ। डेट ऑफ डेथ कौन सा है? 1 मई 2022। तो 1 मई मतलब 1/5/22 को डेथ हुआ है। इनका ईयर एंड कब होता है वो तो बैलेंस शीट देखने से ही पता चलेगा कब का बैलेंस शीट है, 31 दिसंबर। तो इनका ईयर 31 दिसंबर को खत्म होने वाला था, बट अभी तो खत्म नहीं हुआ है। अभी तो यहाँ तक ही हम लोग पहुंचे हैं और प्लांट का डेथ हो गया है। तो अब हमें जो भी करना है वो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 1/1/2022 चल रहा है। ठीक है, यहाँ तो भी पहुंचे नहीं, ये फ्यूचर का बात है। अभी हम लोग यहाँ तक है। ठीक है, प्लांट डाइड। अब यहाँ तक का प्रॉफिट हम लोग को निकालना पड़ेगा, जो कि मुझे कैसे निकालने के लिए बोला है? बोला है कि प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को ले लो। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर। तो इसके जस्ट आगे वाला ईयर ही प्रीवियस ईयर होगा। इसके जस्ट आगे वाला ईयर कौन सा है? 21। ठीक है, तो हाँ, 21 का प्रॉफिट कितना है? बता दिया है क्वेश्चन में, 15,000। 15,000। तो ये अब ये 15,000 के बेसिस पे हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो प्लांट का शेयर कितना हो जाएगा? तो प्लांट का शेयर ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा
15,000 जो प्रॉफिट है ये तो 12 मंथ्स का है, ठीक है। तो हर मंथ का कितना है डिवाइडेड बाय 12 करने से पता चलेगा। और यहां से यहां तक कितना टाइम था, जितने टाइम में प्लांट जो है वो मतलब उसका वो जिंदा था, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। तो जैन फेब मार्च अप्रैल 4 मंथ्स, 4 मंथ्स उसने नेक्स्ट ईयर काम किया, उसके बाद उसका डेथ हुआ। तो हमें 4 मंथ्स का प्रॉफिट निकालना चाहिए। और उस प्रॉफिट में प्लांट का शेयरिंग कितना होगा, जितना उसका प्रॉफिट थ्री शेयरिंग बाई रेशियो है टेन 3/10। थ्री तो बाई अब ये हाँ ये कैलकुलेट करके देखें तो ये 3 होगा, 3 3 कैंसिल, 0 मतलब 1500 हो रहा है। देखो ये 3 से ये 12 काट देंगे, 3 4 12, 4 4 কেটে গেল, এদিকে 0 0 কেটে গেল, 1500 হয়ে গেল। ম্যাম 4500 আসছে টোটালটা। 4500 নয় তো 1500 আসবে। 1500। এই তো 3 4 12, তো এদিকে 4 4 কেটে গেল, এদিকে 0 0 কেটে গেল, তাহলে তো 1500ই হচ্ছে। দেখো কিছু ভুল লিখে দিয়েছো মনে হচ্ছে, ওই জন্য তোমার এতটা বেশি আসছে। अच्छा, अब हम लोग एक एक करके जर्नल एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। तो जर्नल एंट्री हमें करने बोला है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले देखो हम लोग एक काम कर सकते हैं, बैलेंस शीट में एक रिजर्व दिख रहा है, वो पार्टनर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करने से एंट्री क्या हो जाएगा, जनरल रिजर्व, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीड्स कैपिटल, एस लिख दिया है, सभी हम शॉर्ट में लिखेंगे, ठीक है। टू पीस कैपिटल टू एप्स कैपिटल, तो कितना कितना होगा, 5/10, 3/10, 2/10। तो जनरल रिजर्व कितना था, जनरल रिजर्व था 5000। तो 5000 डिवाइडेड बाई 10 मतलब कितना हो जाएगा, 500, 500 इंटू 5, 500 इंटू 3, 500 इंटू 2 1000, ठीक है। तो बीइंग जनरल रिजर्व, नैरेशन लिखना पड़ता है अगर मुझे जर्नल एंट्री करने बोल रहा है तो, डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर, ठीक है। अब एक गुडविल का कैलकुलेशन हम लोग करके देख सकते हैं। देखो क्यों गुडविल कर रहे हैं, लाइन बाय लाइन करेंगे। देखो सबसे पहले जनरल रिजर्व ले लिया, उसके बाद जब क्वेश्चन स्टार्ट हुआ ए पॉइंट में गुडविल ही बोला, तो अब गुडविल वाला एंट्री कर लेते हैं ताकि हमारा कुछ भी छूटे ना, ठीक है। तो गुडविल वाला एंट्री कैसे होगा, सीड और जो प्लांट है वो सॉरी फ्लावर है वो कंपेंसेट करेगा प्लांट को, तो क्या हो जाएगा, एस यानी सीड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, फ्लावर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल, बीइंग गुडविल एडजस्टेड। तो कितना कितना हुआ था, 3750 और 7500, तो 3750 और 7500, और टोटल हुआ था 11250। ये हो गया गुडविल। बोलो यहाँ तक ठीक है, এখান অবধি ঠিক আছে? হ্যাঁ ম্যাম। हम्म। अच्छा उसके बाद देखो प्रॉफिट बोला है, प्रॉफिट पॉइंट बी में, तो प्रॉफिट का एंट्री करो। तो प्रॉफिट देंगे तो पीएल डेबिट होगा, बट यहाँ पर क्योंकि ईयर एंड के पहले ही पीएल बनता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीएल सस्पेंस। पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जिसको मिलेगा टू पीस कैपिटल, बीइंग प्रॉफिट क्रेडिटेड टू प्लांट। अच्छा ये कितना अमाउंट आया था हम लोग का प्रॉफिट, 1500, ठीक है। अच्छा फिर फोर्थ नंबर, देखो यहाँ पर बोल रहा है कि फिक्स्ड एसेट को डेप्रिशिएट करना है, तो ये रिवैल्यूएशन हो जाएगा। बिल्स भी मेरा मतलब 1000 रुपए का वर्थलेस हो गया, मतलब दोनों ही मेरा लॉस है। रिवैल्यूएशन डेबिट टू फिक्स्ड एसेट टू बिल्स, ऐसे हो जाएगा। फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू
फिक्स्ड एसेट टू बिल्स रिसीवेबल, ठीक है, दोनों ही मैंने शॉर्ट में लिख दिया। बिल्स रिसीवेबल तो बता ही दिया है, 1000 का मेरा खराब हो गया है, ठीक है, मतलब नहीं मिलेगा, इससे कुछ भी रिकवरी नहीं होने वाला। और जो फिक्स्ड एसेट है वो हम लोग का 10% डिप्रिशिएट होगा, तो 40,000 का 10% कितना हो जाएगा? 4,000, ठीक है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 5,000 बीइंग एसेट रिड्यूस्ड। और देखते कुछ रिवैल्यूएशन का है, अगर नहीं है तो रिवैल्यूएशन के लॉस को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। तो ये सी पॉइंट हो गया। डी में बोला है सम ऑफ 7750 वाज टू बी पेड इमीडिएटली, द बैलेंस वाज टू रिमेन एज अ लोन विथ, अच्छा, तो जो प्लांट है उसको 7750 इमीडिएटली पे हो जाएगा, बाकी अमाउंट को हम लोग 9% इंटरेस्ट लोन के साथ रखने वाले, बस और कुछ नहीं बोला है। तो अब ये रिवैल्यूएशन का लॉस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सभी पार्टनर में, तो लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा तो सभी का कैपिटल डेबिट होगा, तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एप्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 5,000, ठीक है। तो रेशियो क्या था? 5/10, 3/10, 2/10, तो 5,000 का डिस्ट्रीब्यूशन पहले भी किया है, तो ये देख देख के लिख देते, 2500, 1500, 1000। being revaluation loss distributed, ठीक है। अब कितना मिलेगा उसके एग्जीक्यूटर को, उसका एंट्री करेंगे, तो उसका एंट्री क्या होता है? पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। अगर डायरेक्ट पेमेंट होता है तो हम लोग टू बैंक लिखते हैं, लेकिन पेमेंट किसको करते हैं? उसके एग्जीक्यूटर को करना पड़ता है, तो ऐसे लिखेंगे टू पीज एग्जीक्यूटर, ठीक है। बीइंग अमाउंट ड्यू टू एग्जीक्यूटर, अमाउंट पेबल टू एग्जीक्यूटर या ड्यू, जो भी लिखना चाहो, टू पीज एग्जीक्यूटर। अब जब पेमेंट होगा, अभी अमाउंट नहीं निकाला है, एक लास्ट एंट्री ये हो जाएगा, जब हम लोग पे करेंगे तो एंट्री होगा पीज एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू पेमेंट होगा। अब देखो कितना पेमेंट होगा, बोला है 7750, अच्छा, इनका कैश बैंक बोल के था, कैश एट बैंक, ठीक है, तो टू कैश एट बैंक, ये वाला लेजर इंपैक्ट होगा कितने से? 7750, और बाकी अमाउंट को कैसे दिया जाएगा? 9% पर एनम लोन बोल के ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा बीइंग अमाउंट पेड टू एग्जीक्यूटर ₹7750 एंड ट्रांसफर रिमेनिंग टू लोन अकाउंट, रिमेनिंग टू लोन अकाउंट, ठीक है, ये लिख लिया। अब ये फाइंड आउट करना है कि पी को मिलेगा कितना, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? जहां जहां पी का अकाउंट दिख रहा है वहां वहां देख लो, तो पी को देखो कितना मिलेगा, 1500 का रिजर्व मिलेगा, तो यहां पर हम लिखते हैं 1500 का रिजर्व मिलेगा, और क्या मिलेगा? पी को 11,250 का गुडविल मिलेगा, ठीक है, फिर और क्या मिलेगा? 1500 का जो है प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। अच्छा, रिवैल्यूएशन लॉस उसे कितना बेयर करना पड़ेगा? 1500, तो 1500 एक नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि लॉस बेयर करना पड़ेगा, तो फिर कितना उसे मिल रहा है? और ये सब ये देखो, ये और ये कैंसिल आउट, तो 11,250 और 1500 कितना हो जाएगा? 12,750 इतना मिलेगा, प्लस उसको उसका कैपिटल भी हमें लौटाना पड़ेगा जो कि है 15,000, ठीक है। तो टोटल कितना मिल जाएगा? 27,750, ठीक है, 27,750 पी को मिलेगा, तो फिर यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? 27,750 उसके एग्जीक्यूटर को हमें देना पड़ेगा, जिसमें से 7,750 पे होगा, तो लोन कितने का हो जाएगा? 20,000 का। बोलो, ये कैलकुलेशन समझ में आ गया? हाँ बोलो, मैम। বোঝা গেছে না কোনো ডাউট আছে? বোঝা हाँ গেছে? मैम। हम्म। ठीक है, तो फिर ये हो गया, बस इसमें और कुछ करना भी नहीं है, क्वेश्चन हम लोग का यहीं पर हो गया कंप्लीट, ठीक है, ये वाला।
अच्छा, फिर ये क्वेश्चन नंबर 2 जो कि काफी बड़ा है, ठीक है, देखो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या बोल रहा है। बोल रहा है Peter, Paul, and Prince were partners sharing profit and losses in the ratio 2:1:1. It was provided in the partnership deed that in the event of retirement or death of a partner, he or his legal representative would be paid. मतलब देखो तीन पार्टनर है, पीटर, पॉल और प्रिंस, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1:1, ठीक है। फिर पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा हुआ है कि अगर किसी का रिटायरमेंट हुआ तो उसको, और अगर किसी का डेथ हुआ तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ये सारे चीज दिए जाएंगे, ऐसा करके इन्होंने अपने डीड में लिखवा लिया है, ठीक है। अच्छा, अब देखो क्या क्या दिया जाएगा। बोल रहे हैं बैलेंस इन द कैपिटल, बोल रहे हैं उसका जो कैपिटल रहेगा वो दे देंगे, ठीक है। फिर बोल रहा है उसका शेयर ऑफ गुडविल दे देंगे, लेकिन उसको वैल्यू कैसे करेंगे, वैल्यूड एट 2 years परचेज, मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना हो गया 2, और कैसे लेना है, नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट करना है आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड कैपिटल फॉर द लास्ट 3 year टू 31st December प्रिसीडिंग द रिटायरमेंट और डेथ। बोल रहा है कि जिस साल रिटायरमेंट या डेथ होगा उसके प्रिसीडिंग जो 31st December आएगा उसके आगे वाले 3 साल में हमें जो प्रॉफिट दिखेगा उसका एवरेज करना है, लेकिन उस प्रॉफिट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस कर देना है। मतलब सीधा बात है कि अगर किसी का 31st December, एक एग्जांपल दे रहे 2025, इस अकाउंटिंग ईयर में किसी का कभी भी किसी भी टाइम पीरियड में डेथ हुआ है, कोई भी डेट हो, उसके आगे के 3 साल का प्रॉफिट का हमें लेना है एवरेज, लेकिन वो प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस करके लेना पड़ेगा, ये बोला है। फिर बोल रहा है हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट और डेथ, और बोल रहा है कि प्रॉफिट कैसे दिया जाएगा, जो अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ था और उस अकाउंटिंग ईयर में जब भी डेथ हुआ है तब तक का, विच शैल बी टेकन ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर एज इंक्रीज्ड बाय 25%। ये पॉइंट टू बी नोटेड है। बोल रहा है कि इसका हम लोग प्रोपोर्शन कर लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट है, मतलब अभी थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर किया ना, वैसे ही जैसे हम लोग को यहाँ बोला था ना प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट ले लो, तो हम लोगों ने उसका प्रोपोर्शन किया कि भाई प्रीवियस ईयर का 15,000 डिवाइडेड बाई 12 पर मंथ जितना इंटू 4 कर दिया प्रोपोर्शन। बट यहाँ पर एक पॉइंट और ऐड ऑन करने के लिए बोला गया है, जो कि है कि प्रोपोर्शन तो करेंगे लेकिन प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को 25% से इंक्रीज भी करना है। मतलब 15,000 को 25% से इंक्रीज करो, फिर उसका प्रोपोर्शन करके शेयरिंग निकालो, ऐसा बोला है। मतलब वो एग्जांपल उसके साथ हम मैच करवा रहे, तो जैसा क्वेश्चन बोलेगा हम लोग को वैसा करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज करने बोला है। इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड कैपिटल एट 10% पर एनम थ्रू दो पेएबल टू द पार्टनर विल नॉट बी पेएबल इन द ईयर ऑफ डेथ और रिटायरमेंट। बोल रहा है कि इंटरेस्ट दिया जाता है फिक्स्ड कैपिटल पे 10%, लेकिन जिस साल पार्टनर का डेथ या रिटायरमेंट होगा उस साल नहीं मिलेगा, ठीक है। जिस साल किसी का डेथ या रिटायरमेंट हो गया उस साल उसको उसके कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। ये सब इन्होंने लिखवा रखा है। अब सही गलत से हमें कोई लेना देना नहीं है, जो जैसा बोला है हम लोग वैसा चलेंगे, ठीक है। क्योंकि पार्टनरशिप में क्या होता है कि म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ इस तरीके से जो है काम किया जा सकता है, तो इन्होंने सभी ने ठीक माना होगा तो ऐसा किया है। ऑल द एसेट्स आर टू बी रिवैल्यूड ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट और डेथ। अगर रिटायरमेंट या डेथ जो भी होता है एसेट रिवैल्यू होगा, एंड द प्रॉफिट एंड लॉस बी डेबिटेड और क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डेबिट या क्रेडिट कर दिया जाएगा, मतलब रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस। अब डेथ किसका हुआ है, बोल रहा है पीटर का, तो रिटायरमेंट नहीं है डेथ है। 30th September 2022 द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन कैलेंडर ईयर बेसिस, मतलब इनका हमेशा 31st December को ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होता है, ठीक है। अब नीचे और भी कुछ बोल रखा है। बोल रहा है कि बैलेंस इन फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एज ऑन 1st Jan वेयर पीटर का इतना, पॉल का इतना, प्रिंस का इतना, ये है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। जैसे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बोल दिया मतलब हमें फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो करना पड़ेगा। मतलब एक कैपिटल अकाउंट बनेगा, एक करेंट अकाउंट बनेगा, अगर अकाउंट बनाने के लिए बोलेगा। अगर नहीं बोलेगा तो वर्किंग नोट में उसका इंपैक्ट देखेंगे कि क्या आ रहा है। द बैलेंस इन द करेंट अकाउंट, ये देखो बोल भी दिया है 1st Jan 2022 को पीटर का इतना, पॉल का इतना, प्रिंस का इतना। ड्रॉइंग्स ऑफ पीटर टिल 30th September वेयर 10,000। The profit of the firm before charging interest on capital for the calendar year 2019
2021 ये बता रहा है। मतलब ये क्या है, ड्राइंग्स बता दिया, जिसका डेथ हुआ है उसका अप टू डेट ऑफ डेथ तक कितना है, प्रॉफिट कितना है बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये 19 20 21 का हमें प्रॉफिट बता दिया है। द प्रॉफिट इंक्लूड द फॉलोइंग एबनॉर्मल आइटम्स ऑफ क्रेडिट। तो बोल रहा है प्रॉफिट में 19 के प्रॉफिट में ये और ये इंक्लूडेड है, 20 में ये इंक्लूडेड है, 21 में ये दो इंक्लूडेड है। ये सब एबनॉर्मल आइटम है, जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। तो एसेट बेच के जो प्रॉफिट हुआ है वो हम लोगों ने यहाँ पर इंक्लूड कर रखा है। अब इसे एबनॉर्मल क्यों बोला है, देखो एसेट का प्रॉफिट लिखना कोई मना नहीं होता है। जैसे तुम लोग फाइनल अकाउंट्स करके आ रहे हो, तो जब पीएल बनता है तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट हम लोग लिखते हैं, तो बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ, अगर लॉस होता है बाय लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। लेकिन अगर तुम लोग याद करोगे कि देखो अभी हमारा पार्टनरशिप कंप्लीट होने को आ रहा है, डिसोल्यूशन होगा तो कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो वहां पर हम लोगों ने गुडविल में क्या पढ़ा था कि मुझे प्योरली बिजनेस का इनकम लेना है। तो क्योंकि एसेट बेचना मेरा कोई मतलब डेली का काम नहीं है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है, तो इसीलिए मुझे अगर एसेट बेच के कोई प्रॉफिट हुआ है तो इन केस ऑफ गुडविल कैलकुलेशन वो हम नहीं ले सकते, वो मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो ये तीनों प्रॉफिट मेरा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसके वजह से मेरा बिजनेस का इनकम ज्यादा दिख रहा है इतने इतने से, क्योंकि ये प्रॉफिट था। ठीक है, अब इंश्योरेंस क्लेम मिला है, क्या ये हम लोग पीएल में नहीं लिखते, बिल्कुल लिखते। ये हम लोग का सब जो है इंश्योरेंस क्लेम जो है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम बोला जाता है इसे। ठीक है, कभी कैश फ्लो करोगे तो वो सारी चीजों को बाइफरकेट करके वहां बताया जाता है, या फिर अगर फाइनल अकाउंट्स कंपनी का करते हो वहां भी सारा चीज बताते हैं। तो तुम लोग का है कंपनी का जो है फाइनल अकाउंट्स उस तरीके से नहीं है, बस वो शेयर वाला पॉइंट है। और फिर इंटर में जाके है कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो जो भी हो वहां फॉर्मेट में हम बता देंगे कि क्या आइटम होता है। जैसे कि ये देखो इंश्योरेंस क्लेम, इसे हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। हमें इंश्योरेंस क्लेम से पैसा मिला है, तो क्या ये मेरे बिजनेस का इनकम है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, गुडविल कैलकुलेशन में ये हम नहीं ले सकते, तो ये इंक्लूडेड है तो ये मुझे लेस कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक लेस इसीलिए हो रहा है बिकॉज हम लोग गुडविल कैलकुलेशन कर रहे हैं, अदरवाइज लेस करने का जरूरत नहीं होता है। जब हम लोग नेट प्रॉफिट निकालते हैं तो ये सभी तरीके के इनकम या एक्सपेंसेस जैसे कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या फिर इनडायरेक्ट, ये सब हम लोग दिखाते हैं। ठीक है, और इनडायरेक्ट इनकम एक्सपेंस क्या था, जब हम लोगों ने फाइनल अकाउंट्स पढ़ा था तो मैंने डिटेल्स में सारा चीज लिखवाया था। ठीक है, कि इनडायरेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट क्या होता है। और शॉर्ट में अगर बोले तो जो मेरा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है वो डायरेक्ट, और जो मेरा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का पार्ट नहीं है वो इनडायरेक्ट। अब इनकम हुआ तो इनडायरेक्ट इनकम, एक्सपेंस हुआ तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इन और डायरेक्ट इनकम हुआ तो डायरेक्ट, और एक्सपेंस हुआ तो डायरेक्ट, एक्सपेंस हुआ तो डायरेक्ट हो जाए। The firm has taken out a joint life policy 1 lakh. Besides, the partners had severally insured their life 50,000 each. तो फर्म का एक जेएलपी भी है, साथ ही साथ एक सेपरेट लाइफ पॉलिसी भी है। ठीक है, दोनों चीज है। अच्छा, अब क्या बोल रहा है, द प्रीमियम इन रेस्पेक्ट देयर ऑफ बीइंग चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और प्रीमियम पीएल में चार्ज होता है। द सरेंडर वैल्यू ऑफ पॉलिसी वेयर 30% ऑफ द फेस वैल्यू। तो सरेंडर वैल्यू इसका 30%, इसका 30%, मतलब एक बता दिया है कि भाई सरेंडर वैल्यू 30% करके। On 30th June, the firm received notice from the insurance company that the insurance premium in respect of fire policy had been undercharged to the extent of 6,000 in the year 2021. तो बोल रहा है कि 30 जून को इंश्योरेंस कंपनी से एक नोटिस आया, इनको ये आया कि आप लोगों ने 6,000 रुपए 2021 का, ठीक है, 2021 का 6,000 का खर्चा आप लोगों ने कम दिखा रखा है। ठीक है, तो अगर खर्चा कम दिखा है तो प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा होगा 2021 में। तो ये क्या है, ये रेक्टिफिकेशन का पार्ट हो जाएगा कि हम लोगों ने ट्रीटमेंट ही गलत कर रखा है, तो मुझे ये रेक्टिफाई करना पड़ेगा। तो मुझे प्रॉफिट में से 6,000 लेस करके दिखाना पड़ेगा, कौन से ईयर का, 2021 का। ठीक है, ताकि मुझे ट्रू प्रॉफिट दिखे। एंड द फर्म हैज टू पे इमीडिएटली, और फर्म ने पे भी कर दिया है। द रिवैल्यूएशन ऑफ द एसेट इंडिकेट्स एन अपवर्ड रिवीजन इन वैल्यू ऑफ एसेट टू द एक्सटेंट ऑफ 20,000। बोल रहा है कि रिवैल्यूएशन कितना है, 20,000 का रिवैल्यूएशन हुआ है, ये बोल रहा है। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं आगे। अपवर्ड हुआ है तो प्रॉफिट होगा। प्रिपेयर एन अकाउंट शोइंग द अमाउंट ड्यू टू पीटर्स लीगल रिप्रेजेंटेटिव एज ऑन 30th September 2022 अलोंग विद द नेसेसरी वर्किंग। तो सभी वर्किंग्स ही होगा, बस पीटर के एग्जीक्यूटर को क्या मिलना चाहिए वो हमें कैलकुलेट करके देना पड़ेगा। तो ये देखो इतना
डिटेल्स है हमारे इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, देखो यहाँ पर ना क्वेश्चन इसीलिए इतना बड़ा है क्योंकि इसको देखो इस तरीके से अलग से बताया है डीड के बारे में, फिर उस डीड का नीचे नीचे इम्पैक्ट बताया, लेकिन बाकी क्वेश्चन में अगर देखोगे ऐसे नहीं, इसके साथ साथ ही बताते जाता है कि कैसे क्या गुडविल का वैल्यू कितना कितना प्रॉफिट क्या लेना है ये सब, ठीक है। तो देखो सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस मिलेगा। अब डेथ किसका हुआ है, पीटर का हुआ है, तो पीटर को कैपिटल का बैलेंस मिलेगा, वो तो हमें दिख रहा है कि उसका फिक्स्ड कैपिटल है 10,000 और जो करंट है वो है 20,000, ये दोनों तो मिलेगा। इसके बाद क्या मिलेगा, उसमें तो कुछ कैलकुलेशन करना नहीं है, बस वो अमाउंट ले लेना है। शेयर ऑफ गुडविल कैसे मिलेगा वो देखना है, तो पहले गुडविल का कैलकुलेशन, तो फर्स्ट वर्किंग नोट हमारा फिर गुडविल पे होना चाहिए, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो गुडविल का कैलकुलेशन करते हैं, कैसे करने के लिए बोला है गुडविल कैसे लेना पड़ेगा, नंबर ऑफ ईयर परचेस 2 होगा, और मुझे प्रॉफिट वो लेना है कि लास्ट 3 इयर्स टू 31 दिसंबर प्रीसीडिंग द रिटायरमेंट और डेथ। अच्छा देखो डेथ कब हुआ, 30 सितंबर 2022, ये समझ लो 30 सितंबर 22 में डेथ हुआ है, ठीक है। तो इसके प्रीसीडिंग 3 दिसंबर जो खत्म होता है वो ईयर लेना है, तो 22 के आगे 3 ईयर क्या क्या हो जाएगा, 21, 20 और 19, ठीक है। तो हम लोग को क्या क्या लिखना पड़ेगा, 2019, 2020 और 2021, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट, ये हम लोग को दिया हुआ है 19, 20 और 21 का प्रॉफिट कहाँ दिया हुआ है, ये देखो यहाँ पढ़ा था हम लोगों ने, 1 लाख, 1,20,000, 1,50,000, 1 लाख 1,20,000 और 1,50,000, ठीक है। लेस कर देंगे इसमें से इंटरेस्ट, क्योंकि ये इंटरेस्ट चार्ज किया हुआ नहीं है, गुडविल कैलकुलेट करने के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस करना पड़ेगा, ऐसा हमें क्वेश्चन बोल रखा है। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, तो फिक्स्ड कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। फिक्स्ड कैपिटल कितना है, 10, 5 और 5, तो 10,000, 5,000 और 5,000, ठीक है। इस पे कितना इंटरेस्ट जाएगा, देखो 10% बोला था, हम दिखा देते हैं, ये देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर बोल रखा है, कहाँ तो दिखा मुझे, ये रहा 10%, ठीक है। तो सिर्फ जिस साल डेथ हुआ है उस साल जिसका डेथ हुआ है उसको नहीं मिलेगा, तो डेथ तो 22 में हुआ है, तो हम लोग तो 21 तक का कैलकुलेट करें, तो तब तक सभी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला होगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फर्म का खर्चा कितना था, एक को देना था 10,000 पे 10%, एक को 5,000 पे और एक को 5,000 पे 10%, तो टोटल खर्चा कितना हो जाएगा, 10 और 10, 20,000 पे 10%, मतलब 2,000 करके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एक्सपेंसेस हो रहा था, ठीक है। अच्छा अब ये प्रॉफिट में हमें कुछ एबनॉर्मेलिटीज है उसे हटाना है, जैसे कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, तो लेस कर देते हैं, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ठीक है। ये क्यों हटा रहे हैं, बिकॉज हम लोग गुडविल कैलकुलेशन कर रहे हैं, गुडविल कैलकुलेशन में बिजनेस का प्रॉफिट के अलावा कोई दूसरा प्रॉफिट अलाउड नहीं होता है, तो 5,000, 7,000, 10,000, मैंने एक बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट बताया था, समझाया था, लिखवाया था, अगर वहां पर देखोगे तो तुम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा इंश्योरेंस क्लेम, ये इनकम भी हम लोग बिजनेस का इनकम बोल के नहीं दिखा सकते, इंश्योरेंस प्रीमियम भरा था, क्लेम मिला, ठीक है, अगर सेटिस्फाई करोगे कंडीशंस तो क्लेम मिल जाता है, तो क्लेम मिला है, तो ये मेरा कोई बिजनेस का इनकम थोड़ी ना है, रोज रोज थोड़ी ना हम एसेट बेचने वाले उससे प्रॉफिट होगा, रोज हम इंश्योरेंस क्लेम रिसीव करते हैं, ऐसा भी नहीं होता है। और एक रेक्टिफिकेशन है जो कि है इंश्योरेंस प्रीमियम नॉट चार्ज, हम लोगों ने इंश्योरेंस प्रीमियम कम चार्ज किया था 6,000 रुपए का, वो भी 2021 में हमें नोटिस आया इंश्योरेंस कंपनी से 30 जून को, ठीक है, 30 जून 2022 को नोटिस आया और हम लोगों ने वो एक्सपेंस पे भी कर दिया। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर प्रॉफिट को रेक्टिफाई करना है। अब तुम लोग ऐसा मत सोचो कि जब मुझे नोटिस ही आया है 30 जून 2022 को, तो इसका इम्पैक्ट हम 21 में कैसे दे सकते हैं, तो वही तो मुझे करना है, जब मुझे पता चला तो मुझे 21 के प्रॉफिट को तो ठीक करना है, उसी को तो रेक्टिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ठीक हो जाए। अब यहाँ पर लिखेंगे एडजस्टेड प्रॉफिट, कितना आ रहा है, एडजस्टेड प्रॉफिट, तो ये सब लेस हो रहा है,
तो कितना हो जाएगा? 90,000। 9,000 माइनस करने से 1,11,000। और ये दो दो चार छः 10,000, 20,000, 30,000, मतलब 1,20,000। ठीक है, तो अब एवरेज प्रॉफिट, एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट 90,000 प्लस 1,11,000 प्लस 1,20,000 डिवाइडेड बाई 3 कितना होगा? और देखो हमें नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट करने बोला है, ठीक है। मतलब ये वैसे तो देखा जाए इस पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट लग जाएगा, नॉर्मल मतलब सिंपल। ये वेटेड क्यों लगेगा? क्योंकि ये ट्रेंड में है, देखो इसका प्रॉफिट बढ़ रहा है 90, 1,11,000, 1,20,000, लेकिन हमें बोला है नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट करने के लिए, इसलिए हम लोग नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट ही करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा? डिवाइडेड बाई 3, 1,07,000। ठीक है, ₹1,07,000 ये हर साल का। तो फिर गुडविल कितना हो जाएगा? ये एवरेज करके हम लोगों ने निकाला, तो गुडविल कितना हो जाएगा? इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस, देखो बोल रखा है कितना, 2। 2,14,000। ठीक है, अब पी का शेयर, क्योंकि पीटर का डेथ हुआ है, तो पी का गुडविल में शेयरिंग कितना होगा? तो उसका जितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा उतना ही होना चाहिए। तो पीटर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है पीटर का 2/5। तो फिर कितना आ जाएगा? 2,14,000 इंटू 2/5, 85,000। ओ 2/4 हो रहा है, 211 है, 211। 1,07,000। ठीक है, अच्छा। अब कौन कितना कंपेंसेट करेगा वो नहीं भी निकालोगे तो भी चलेगा, क्योंकि मुझे तो ये दिखाना है कि पीटर को कितना मिलेगा। तो मुझे 1,07,000 से मतलब है, अब ये कौन कैसे देगा उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मतलब पॉल और प्रिंस में से कौन कितना इसमें कंपेंसेट करेगा वो हम लोग नहीं भी निकालेंगे तो हमारे क्वेश्चन का उसका डिमांड है नहीं। अगर निकालोगे तो निकाल सकते हो, बट नहीं निकालोगे तो भी हमारा काम बनेगा। तो 1 2 हो गया। थर्ड नंबर में बोला है प्रॉफिट मिलेगा, कैसे मिलेगा वो बता रखा है। तो चलो पहले बना लेते, वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। ये हो गया कैलकुलेशन ऑफ पीज शेयर ऑफ प्रॉफिट। पी मतलब यहाँ पर पीटर, ठीक है, क्योंकि दो नाम है ना, पी वाला प्रिंस भी है इसीलिए। ठीक है, अब प्रॉफिट कहाँ से कहाँ तक का मिलेगा? तो बोल रहा है अप टू द डेट ऑफ डेथ तक मिलेगा। तो डेट ऑफ डेथ है 30th of September 2022, और यहाँ पर हो जाएगा 1st Jan 2022। तो कैसे करके प्रॉफिट निकालने के लिए बोला है? बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट डेथ विच शैल बी टेकन ऑन प्रोपोर्शन बेसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो इसका जस्ट प्रीवियस ईयर 21 वाला होगा, तो मुझे 21 का लेना पड़ेगा प्रॉफिट। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर दैट इज 2021 बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही दिया हुआ है। अब क्या क्या एडजस्टमेंट करना है वो मुझे समझ लेना पड़ेगा। तो 21 का प्रॉफिट देख लेते, बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर दे रखा है 1,50,000। ठीक है, तो ये मैंने लिख लिया 1,50,000। अच्छा, जब हम पीटर को उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट देंगे तो वो पीएल एप्रो से देंगे। तो पीएल एप्रो में क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस रहता है? बिल्कुल रहता है। पीएल एप्रो में तो पार्टनर लोगों को जो भी जाएगा या फिर उससे जो भी मिलेगा वो सारी चीज एडजस्ट करने के बाद जो बचता है वो एज ए प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर मुझे लेस करना पड़ेगा।
अच्छा, यहाँ पर और एक चीज भी मुझे लेस करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर सबसे पहले तो देखो 2021 में, अच्छा अब एक चीज दिमाग में तुम लोग का आना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस होगा जैसे कि मैंने बोला। अब ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट और इंश्योरेंस क्लेम ये वहां पर लेस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहां थोड़ी ना गुडविल कैलकुलेशन हो रहा है। तो ये जो हम लोग शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल रहे हैं वो क्या कंडीशन है, पहले पीएल बना होगा फिर पीएल एप्रो से होना चाहिए, बट ये पीएल एप्रो बन नहीं पा रहा है, क्योंकि अभी देखो यहां पर पीएल एप्रो ये सब बनेगा तो इसीलिए वो पीएल सस्पेंस होगा, क्योंकि ईयर एंड तो हुआ नहीं था। ठीक है, तो मुझे पीएल से पीएल अप्रो, तो पीएल में प्रॉफिट कितना दिख रहा है, 1,40,000 टू नेट प्रॉफिट। ठीक है, ये कितना दिख रहा है, 1,50,000। अब यही मुझे ब्रॉट डाउन करना होता है बाय नेट प्रॉफिट बोल के 1,50,000। अब अगर हम इसमें से प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट और इंश्योरेंस क्लेम हटा देंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि यहां पर तो ये सब पीएल में तो लिखना अलाउड है, तो फिर यहाँ क्यों किया, बिकॉज यहाँ गुडविल कैलकुलेट किया, तो गुडविल कैलकुलेट करते वक्त ये अलाउड नहीं है। ठीक है, तो ये लेस किया है, बट बाकी केसेस में अलाउड है। तो फिर ये 1,50,000 में ये दो जो इंक्लूडेड है वो रहने दो, क्योंकि मुझे एक्सक्लूड करना ही नहीं है, क्योंकि मुझे तो प्रॉफिट जो है उसमें जो पीटर है उसका शेयरिंग निकालना है, तो 1,50,000 में शेयरिंग निकालना है। हाँ, ये इंश्योरेंस प्रीमियम जो गलत किया था ये तो रेक्टिफिकेशन है। ये चीज क्या है, ये है रेक्टिफिकेशन। मतलब ये कैलकुलेशन ही हम लोगों से गलत हुआ। रेक्टिफिकेशन का मतलब है कि हम लोगों ने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ही गलत किया। 6,000 रुपए से प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है, तो वो तो मुझे मतलब ये 1,50,000 नहीं आना चाहिए, 6,000 लेस करके जितना होना चाहिए उतना प्रॉफिट आना चाहिए। ये क्यों नहीं एक्सक्लूड होगा? बिकॉज वो गुडविल कैलकुलेशन में एक्सक्लूड होता है, ओरिजिनली थोड़ी ना प्रॉफिट में से हमें मतलब पीएल में हम लोग सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट का प्रॉफिट या इंश्योरेंस क्लेम नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट इनकम के तौर पे, तो उसमें भी तो पार्टनर लोगों का राइट्स होता है ना। तो 1,50,000 में से सिर्फ 6,000 लेस होगा, पहला बात है यहाँ ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो पहले हम 6,000 लेस करके प्रॉफिट को रेक्टिफाई कर देते, फिर और एक बार समझाते हैं। रेक्टिफाइड, रेक्टिफिकेशन कर देते, रेक्टिफिकेशन ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम 6,000। ठीक है, तो मेरा करेक्ट प्रॉफिट जो है, करेक्ट प्रॉफिट मतलब जो मेरा पीएल में दिखना चाहिए वो है मेरा 30 1,44,000। ठीक है, अब ये पीएल में जाएगा, पीएल एप्रो में ट्रांसफर होगा, फिर वहां से डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब पीएल एप्रो में हम लोग क्या करेंगे, जो भी पार्टनर लोग को मिलना चाहिए वो मिलेगा, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बट ये वाला यहाँ पर ट्रीट नहीं करेंगे इस बार। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि क्वेश्चन हमें बोला था कि जिस साल पार्टनर का डेथ होगा, ये देखो जिस साल पार्टनर का डेथ होगा उस साल जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। देखो यहाँ पर बोल दिया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है इतना, लेकिन दो पेएबल टू द पार्टनर will not be payable in the year of death और रिटायरमेंट। तो जिस साल रिटायरमेंट या डेथ होगा उस साल उसका चार्ज नहीं करना है। अब तुम लोग बोलोगे डेथ तो 2022 को हुआ है, हाँ तो उसी का तो पीएल हम लोग बना रहे हैं। ये 21 को बेस लिया गया है, 21 को बेस लिया गया है कि 1,44,000 के हिसाब से मुझे करना है, लेकिन इसमें हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है चार्ज नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन मुझे मना किया। जैसे ये देखो ये 50,000, अब क्या सचमुच का 50,000 का प्रॉफिट इस साल का है? नहीं, वो तो प्रीवियस ईयर को बेस मान के करने के लिए बोला है कि पहले 15,000 था तो इस बार भी 15,000 है ऐसा मानो। तो 15,000 12 मंथ्स का था तो 4 मंथ्स का कितना होगा? तो यहां पर भी वही बात है कि 21 का प्रॉफिट ही मुझे 22 का मानना है, लेकिन प्रोपोर्शनेट कर लेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज बोला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मत दो, बट एक टास्क करने हमें बोला है कि प्रॉफिट हमारा प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट से 25% इंक्रीज करो और फिर उसे करेंट ईयर का प्रॉफिट मानो जिस साल डेथ हुआ है, तो 25% इंक्रीज। ठीक है, तो 25% इंक्रीज मतलब 1,44,000 का 25% मतलब हो जाएगा हम लोग का 36,000। ठीक है, तो 1,80,000 का प्रॉफिट मुझे मानना है कि मेरा 2022 में होगा। ठीक है, लेकिन ये 12 मंथ्स का है तो मेरा तो पूरा 12 मंथ्स का आ नहीं रहा है, तो मुझे उसका प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा। अच्छा, अब हाँ एक चीज देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो मैंने बोला कि 10% पेबल नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज बोला है पेबल किसको नहीं होगा, टू द पार्टनर्स विल नॉट बी पेबल इन द ईयर ऑफ डेथ और रिटायरमेंट। अच्छा, जिसका डेथ या रिटायरमेंट हो रहा है उसको नहीं दिया जाएगा, बाकियों को दिया जाएगा। अच्छा, ये मैंने थोड़ा सा गलत इंटरप्रेट कर दिया, सभी को नहीं दिया जाएगा ऐसा नहीं बोला है, बोल रहा है उस पार्टनर को नहीं दिया जाएगा जिसका डेथ या रिटायरमेंट हो रहा है। तो मतलब
पीटर के अलावा बाकी सबको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। तो पीटर के अलावा बाकी सबका कैपिटल कितना है, 5,000 और 5,000, पॉल और प्रिंस का, तो वो देना पड़ेगा। तो लेस हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, कितना हो जाएगा, 5,000 प्लस 5,000 इंटू 10%, तो ये हो जाएगा 1,000, तो 1,79,000। ठीक है, अब इसमें मुझे प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना है। मतलब देखो, ये जो 21 का प्रॉफिट था, ठीक है, उसको बेस मान के हमें 22 का प्रॉफिट कितना है वो फाइंड आउट करना है, फिर उसको प्रोपोर्शनेट करना था। ठीक है, तो 21 का प्रॉफिट कितना था, 21 का प्रॉफिट हम लोग का था 1,50,000, बट 21 के प्रॉफिट में गलत एडजस्टमेंट हम लोगों ने कर रखा था, हम लोगों ने खर्चा कम दिखा रखा था 6,000 का, वो ठीक कर दिया। फिर हमें क्वेश्चन बोला था कि प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को 25% से बढ़ा देना। अगर ये 6,000 का गलत नहीं होता तो हम लोग 1,50,000 को 25% से बढ़ाते। तो अब उसको ठीक करने के बाद 25% बढ़ाने से वो 1,80,000 आ गया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए। अब ये देखो, पीएल में ट्रांसफर होगा, पीएल से पीएल एप्रो में, तो पीएल एप्रो का आंसर हम लोग का क्या होगा वो देखना चाहिए था। बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो जो है वो हम लोग पीएल एप्रो में करते, बट 3 पार्टनर का नहीं देके 2 पार्टनर का क्यों दिया, क्योंकि क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि हम लोगों को जिसका डेथ हुआ है उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं प्रोवाइड करना है। तो इतना हो गया। तो फिर प्रीवियस ईयर के बेसिस पे इस साल का प्रॉफिट 2022 का 1,79,000 होगा। बट ये पूरा तो प्रॉफिट नहीं हो रहा है ना, क्योंकि पूरा ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अब हमें प्रोपोर्शनेट करना है, तो यहां पर लिखेंगे पीटर्स शेयर कितना होगा, 1,79,000 इंटू, और यहां पर पीटर का शेयर, तो पीटर का शेयर कितना था, 2/4। ठीक है, और ये टाइम पीरियड कितना है, ये देखो जैन से लेके सितंबर, तो जैन से लेके सितंबर 9 मंथ्स होता है। तो यहां पर कैलकुलेट करेंगे, 67,125। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये वाला पॉइंट। ये वर्किंग नोट 2 बोलो या वर्किंग नोट 1 बोलो, दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, ये हो गया हम लोग का प्रॉफिट का शेयरिंग कितना होगा, ये हम लोगों ने निकाल लिया। बोलो, या ये वाला समझ में आया या कोई डाउट है? বলো, বোঝা গেছে কি বোঝা যায়নি, ওয়ার্কিং নোট 1 আর 2, কোনো ডাউট আছে? हाँ मैम। বোঝা গেছে ওয়ার্কিং নোট 1 আর 2? হ্যাঁ ম্যাম। আচ্ছা, ঠিক আছে তাহলে ওয়ার্কিং নোট 3, এই যা। हम्म, अब देखो नेक्स्ट क्या बोला है, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड कैपिटल 10%, दो पेबल, ये तो हम लोगों ने एडजस्टमेंट कर लिया। अब यहाँ पर कैपिटल अकाउंट जो है प्रॉफिट लॉस, ये ठीक है। और ये यहाँ पर तो बोला है सारे एसेट्स रिवैल्यूड होंगे, फिर उसका रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, वो निकाल लेंगे। पीटर का डेथ हुआ है, बैलेंस, अच्छा एक जेएलपी था ना, वो निकालना पड़ेगा। जेएलपी का क्या बोला था, कहाँ गया जेएलपी वाला एडजस्टमेंट, यहाँ पर बोला है, ये रहा, 30% करके है। तो जेएलपी और सेपरेट लाइफ पॉलिसी दोनों ही है, कैलकुलेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, तो निकालते हैं। तो देखो, जो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी है, डेथ होने पे तो पॉलिसी वैल्यू पूरा मिल जाएगा, 1,00,000 मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका रूल्स क्या था, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, जेएलपी, क्योंकि हमारा बैलेंस शीट तो कुछ दिया नहीं कि कहाँ अपेयर कर रहा है, तो जेएलपी एज एन एक्सपेंस मानेंगे। तो 1,00,000 रिसीव होगा बैंक टू जेएलपी, और इसमें से पीटर को उसका शेयर मिल जाएगा। तो क्या होगा, 1,00,000 इंटू 2/4, 50,000। ठीक है, और सेपरेट लाइफ पॉलिसी का क्या कैलकुलेशन होगा, सेपरेट लाइफ पॉलिसी में क्या होता है, पॉलिसी वैल्यू ऑफ डिजीज्ड पार्टनर यानी पीटर वो लेंगे, और सरेंडर वैल्यू ऑफ बाकी पार्टनर का, तो सरेंडर वैल्यू ऑफ पॉल्स एंड सरेंडर वैल्यू ऑफ प्रिंसेस।
प्रिंस, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, जो सेपरेट लाइफ पॉलिसी है वो 50,000 ईच है, और यहाँ पर 50,000 का 30%। 15,000, 15,000 इसमें उसका शेयरिंग मिलेगा प्रॉफिट शेयर के हिसाब से, तो 50 और ये 80,000 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर पीज शेयर 80,000 का 2/4 मतलब हाफ, तो फिर कितना हो जाएगा 40,000, ठीक है। तो टोटल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी LIP लिख दिया मैंने शॉर्ट में, उसमें पीटर का हिस्सा कितना रहेगा, जॉइंट लाइफ पॉलिसी से 50 और सेपरेट लाइफ पॉलिसी से 40, तुम दोनों मिला के 90, ठीक है। बन गया, लगभग लगभग सारा चीज बन गया। अब हम लोग और 2 वर्किंग नोट बनाएंगे तो ये हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। एक हो जाएगा मेरा वर्किंग नोट 4, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। पार्टनर नहीं करके सिर्फ पीटर कर देते, मुझे सभी का तो चाहिए भी नहीं। पीटर्स करेंट अकाउंट और एक पीटर्स कैपिटल अकाउंट। तो पीटर्स करेंट अकाउंट बनाते हैं। तो देखो पीटर का करेंट अकाउंट का बैलेंस कितना बोला था यहाँ पर, क्योंकि सारा चीज उसके करेंट अकाउंट में ही जाएगा। पीटर का करेंट अकाउंट था 20,000, ठीक है। तो बाई बैलेंस BD 20,000। अब पीटर को जो भी मिलेगा वो हमें दिखाना पड़ेगा, तो देखते हैं क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले मिलेगा गुडविल का शेयर जो है 1,07,000। तो कौन देगा, वो 2 गेनिंग पार्टनर देंगे। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर बाई पॉल्स एंड प्रिंसेस कैपिटल 1,07,000। अच्छा, गुडविल के अलावा और क्या मिलेगा, प्रॉफिट PL सस्पेंस बोल के 67,125, 67,125। और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मिलेगा 90,000, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर एक रिवैल्यूएशन बोला था, तो रिवैल्यूएशन ना हमें डायरेक्टली बता दिया था कि कितना टोटल ओवरऑल रिवैल्यूएशन हो रहा है। देखो यहाँ पर बोल दिया था कि ऑल एसेट वेर रिवैल्यूड ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट और डेट द प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिटेड या डेबिटेड होगा पार्टनर में। और रिवैल्यूएशन यहाँ पर कहाँ गया रिवैल्यूएशन, हाँ रिवैल्यूएशन अपवर्ड हुआ है 20,000, तो अपवर्ड होने से प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो पीटर्स करेंट अकाउंट में अपवर्ड हुआ है। An upward revision in the value of asset to the extent of 20,000। अच्छा, प्रिपेयर एन अकाउंट 20,000 का प्रॉफिट हुआ है, और यहाँ पर अच्छा ये वाला पॉइंट एक बार देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है। The revaluation of the asset indicates an upward revision in value of asset to the extent of 20,000। और इसके पहले और क्या बोला है, फर्म रिसीव नोटिस इंश्योरेंस कंपनी, ये 6,000 रुपए, ठीक है। अच्छा, और एक ड्राइंग्स बोला है, तो ये 3 चीजों का हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पर कहीं ड्राइंग्स भी बोल रखा था, बीच बीच में इतना सारा चीज दिया है। ड्राइंग्स यहाँ ऊपर बोल रखा था, ड्राइंग्स तो हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे जितना ड्राइंग्स बोला है, पहले वही लिख लेते हैं। ये रहा ड्राइंग्स ऑफ पीटर स्टिल 30 सितंबर 10,000, तो 2 ड्राइंग्स बोल के यहाँ आ जाएगा, 2 ड्राइंग्स 10,000, ठीक है। अच्छा, और रिवैल्यूएशन आएगा, ठीक है, रिवैल्यूएशन। और रिवैल्यूएशन का क्या बोला है, ये पढ़ के देख,
बोल रहा है ऑल द एसेट्स आर टू बी रिवैल्यूड ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट और डेथ एंड प्रॉफिट एंड लॉस डेबिटेड और क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट। ये वाला यही पॉइंट हम ढूंढ रहे थे। देखो रिवैल्यूएशन जो होगा उसका प्रॉफिट हो या लॉस, जैसे कि यहाँ प्रॉफिट हो रहा है बिकॉज के अपवर्ड रिवैल्यूएशन है, लेकिन उसका इंपैक्ट कैपिटल अकाउंट में देना है। अब यहाँ बोला है इनके डीड में लिखवाया है तो कैपिटल में देना है। बाकी अगर हमें फिक्स्ड कैपिटल मेथड बोला है तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो या लॉस वो हमें करेंट अकाउंट में ही देना पड़ता है। बट क्योंकि इन्होंने यहाँ पर लिखवा रखा है अपने डीड में कि प्रॉफिट या लॉस अगर रिवैल्यूएशन का होगा तो वो हम लोग कैपिटल अकाउंट में देंगे। अगर ऐसा नहीं बोलता तो हम लोग यहाँ पर बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बोल के करेंट अकाउंट में दिखाते। ठीक है, तो ये पॉइंट ही हम ढूंढ रहे थे क्योंकि यहाँ पर ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट हमें बोल रखा है। तो वर्किंग नोट 5 में बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये 4 है तो वर्किंग नोट, हाँ तो 5 में बनाते हैं पार्टनर्स मतलब पीटर्स। पार्टनर सभी का बनाने का जरूरत नहीं है। पीटर्स कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट में इनको क्या मिलेगा, इनका कैपिटल का हिस्सा जो कि फिक्स्ड कैपिटल है बाई बैलेंस बीडी करके, ये देखो यहाँ पर पीटर का 10,000 है। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट यहाँ पर क्योंकि बोल रखा है क्वेश्चन कि रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो या लॉस हो वो कैपिटल अकाउंट में जाना चाहिए, तो हम लोग कर रहे हैं। तो 20,000 अपवर्ड रिवैल्यूएशन था और उसमें पीटर का हिस्सा 2/4 यानी हाफ, यानी कि 10,000 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, तो ये चला जाएगा। अच्छा, अब और क्या होगा, अब करेंट अकाउंट बंद करने से पता चलेगा, बट करेंट अकाउंट में एक और ट्रीटमेंट हमें दिखाना पड़ेगा। क्या है वो ट्रीटमेंट, ये देखो। ये जो 6,000 का जो प्रॉब्लम हुआ था ना कि हम लोगों ने 6,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम का खर्चा कम दिखाया था। ठीक है, तो ये हम लोग का अनरिकॉर्डेड क्या हो गया, ये हम लोगों ने पे नहीं किया था, तो फिर ये हम लोग का लाइबिलिटी हो गया क्योंकि 21 का खर्चा था, हम लोगों ने पे नहीं किया, अब हम लोग 22 में पहुंच गए, फिर हम लोग उसे पे कर रहे हैं, तो वो हम लोग का लाइबिलिटी हो गया 6,000। तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी अगर रिकॉर्ड होगा तो फिर हम लोग का उसमें क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, तो ये लॉस का हिस्सा भी किसको लेना है, पीटर को, उसको भी लेना पड़ेगा। तो 6,000, तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ टू लॉस 6,000 इंटू 2/4, तो ये कितना हो जाएगा 3,000। तो अब कैलकुलेट करने से पता चल जाएगा कि कितना मिलने वाला है पीटर को, उसके एग्जीक्यूटर को, टू पीस एग्जीक्यूटर कितना मिलेगा। तो 90 और 20 मतलब 1,10,000, 1,10,000 और 10,700 मतलब 1,20,700 प्लस ये वाला 1,20,700, तो ये आ जाएगा 1,00,000 1,87,000, ये कुछ गलत हो रहा है कैलकुलेशन, 20,000 प्लस 10730 प्लस 67,125 प्लस 90,000, 2,84,125, 2,84,125 माइनस 13, तो 271,125, 271,125 टू पीस एग्जीक्यूटर्स, ऐसे लिखते हैं, टू पीस कैपिटल अकाउंट, ये तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। ठीक है, ये कैपिटल अकाउंट में जाएगा, 2,84,125 टोटल, 227,1125 कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो क्रॉस पोस्टिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे टू पीस एग्जीक्यूटर, एग्जीक्यूटर को जाएगा, यहाँ ट्रांसफर करते हैं टू पीस करेंट अकाउंट, क्योंकि वो एंट्री क्या हुआ करेंट अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पर हो जाएगा बाय करेंट अकाउंट 27,1125, तो ये अमाउंट मिलेगा प्लस और 20,000 मतलब 291,125 इतना मिलेगा। $291,125 ये हो जाएगा पीटर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये तो वर्किंग नोट ही हुआ, अब हमें सोल्यूशन क्या करना है, सोल्यूशन हमें दिखाना है कि पीटर के एग्जीक्यूटर को कितना मिलेगा। तो सोल्यूशन ये हो रहा है, पीटर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट
तो बाई पीटर्स कैपिटल अकाउंट 2,91,125 टू बैलेंस ईडी, क्योंकि पे किया है नहीं बोला है, अगर पे करता तो टू बैंक या कैश लिख देते। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का सोल्यूशन का हिस्सा। ठीक है, 2,91,125। अगर तुम लोग यहाँ देखोगे एक बार सोल्यूशन, अब बता देते नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज होगे कि इन्होंने तो ऐसा नहीं कर रखा है, इन्होंने कहीं पर भी वैसा नहीं किया होगा जैसे मैंने दिखाई। ये देखो, इन्होंने कैपिटल अकाउंट, अच्छा यहाँ तो ऐसा ही किया है। अच्छा, कैपिटल को अलग से ट्रांसफर किया है, मतलब यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, देखो कैपिटल वाला जो अकाउंट था ना, ये जो 20,000 आया वर्किंग नोट नंबर इनके 6 से। ठीक है, ये देखो वर्किंग नोट नंबर 6 में इन्होंने जो कैपिटल अकाउंट बनाया, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन दिया है और 10,000, तो टोटल 20,000 किया है। बट मैंने करेंट अकाउंट को भी अलग से बनाया, बट इन्होंने करेंट अकाउंट वाला जो बैलेंस है ना, मतलब इन्होंने क्या किया, करेंट अकाउंट को भी एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर किया, कैपिटल के बैलेंस को भी एग्जीक्यूटर में दिखाया, और ये 2,71,125 और 20 दोनों मिला के इधर ट्रांसफर किया। मतलब मैंने क्या किया, देखो डिफरेंस हम बताते हैं, दोनों ही ठीक है वैसे भी चलेगा। देखो जैसे मैंने ये करंट को कैपिटल में ट्रांसफर किया, फिर कैपिटल का टोटल को एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर किया, इन्होंने कैपिटल का जो टोटल आ रहा है 20,000 उसे एग्जीक्यूटर में किया, और ये वाला भी मान लो अगर हम कैपिटल नहीं लिख के इसको एग्जीक्यूटर लिखते तो 271,125 भी एग्जीक्यूटर में जाता और यहां से 20,000 भी एग्जीक्यूटर में जाता, मिलके इतना ही हो जाता। यही डिफरेंस है और कुछ नहीं, तो दोनों में से कोई भी कर सकते हो, दोनों ही करेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर बोला है, अच्छा यहाँ एक पॉइंट बोला है, दिस इज जनरली ट्रांसफर टू पीटर्स करेंट अकाउंट बट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द एडजस्टमेंट नंबर 5 ऑफ क्वेश्चन इट इज ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अच्छा, ये चीज जो मैंने तुम लोग को रिवैल्यूएशन बोला कि रिवैल्यूएशन का जो पोर्शन है वो नॉर्मली करेंट अकाउंट में ही जाना चाहिए, बट क्योंकि क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट था तो हम लोगों ने इसे जो है कैपिटल अकाउंट में दिया है, ये चीज यहाँ पर बोला है। ठीक है, और करेंट अकाउंट कैसे बना लिया, ये देखो जैसा हम लोगों ने किया है सेम वैसा ही किया, शेयर ऑफ पॉलिसी, ड्रॉइंग्स, इंश्योरेंस प्रीमियम। ये इंश्योरेंस प्रीमियम अंडर चार्ज जो हुआ है इसके वजह से इसका, इसको देखो क्यों इसमें ये 3,000 चार्ज हुआ, पता है, देखो क्योंकि जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, क्योंकि हम लोगों ने गलत प्रॉफिट कैलकुलेट किया था, तो पीटर को प्रॉफिट 3,000 ज्यादा मिला था, तो 3,000 उसे उससे डिडक्ट कर लेना है। तो इसको लॉस नहीं लिख के ऐसे लिखो, तो ये लैंग्वेज ज्यादा बेटर रहेगा, ये लॉस नहीं लिख के ऐसे लिखो, टू इंश्योरेंस प्रीमियम अंडर चार्ज, ये सही रहेगा। टू इंश्योरेंस प्रीमियम अंडर चार्ज, अंडर चार्ज, ये लिखना है। ठीक है, तो सारा ही तो वर्किंग नोट में जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ जो है हम लोग का आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, अब आंसर जो है जैसे मैंने किया वैसे भी कर सकते हो, या फिर दोनों ही अकाउंट को क्लोज करते वक्त दिखा दो कि एग्जीक्यूटर में, मतलब ये पीटर्स का ये जो कैपिटल अकाउंट है ये भी एग्जीक्यूटर में जाएगा और करंट वाला भी एग्जीक्यूटर में जाएगा। अगर करंट का बैलेंस एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर करेंगे तो वो यहाँ नहीं आएगा, तो यहाँ डायरेक्ट आएगा, तो ओवरऑल बैलेंस हम लोग का सेम ही आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। तो ये देखो हम लोग का इससे डेथ वाला जो पॉइंट है वो हम लोग का कंप्लीट हो गया। ठीक है, डेथ वाला पॉइंट हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जो है डिसोल्यूशन जो है वो स्टार्ट करेंगे, तो इसको हम कर देते हैं बंद। ठीक है, डिसोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड एलएलपी। सिर्फ डिसोल्यूशन लिख रहे हैं, क्योंकि डिसोल्यूशन हम लोग यहाँ पर जब समझेंगे तो उसको देखो कैसे समझते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये दो तरीके से डिवाइड होगा। ठीक है,
तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फर्म, तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन का मतलब होता है जैसे पहले ए बी था, फिर उसमें सी जुड़ गया, या फिर पहले ए बी सी था, सी चला गया, ठीक है, इस तरीके मतलब एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ होने पे जो इम्पैक्ट आता है उसको हम लोग बोलते हैं कि पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे इन केस ऑफ, इन केस reconstitution of old agreement comes to an end, so even admission, retirement, death of partner is also dissolution of partnership, but business continues. ठीक है, तो ये मैंने क्या लिखा है कि इन केस ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ओल्ड एग्रीमेंट, जब पुराना एग्रीमेंट चेंज होता है या फिर कम्स टू एन एंड, ठीक है, तो जैसे कि एडमिशन के केस में होता है, रिटायरमेंट के केस में होता है, डेथ के केस में होता है, तो पार्टनरशिप डिसॉल्व होता है बट बिजनेस चलता जाता है। जैसे कि ए बी था, सी जुड़ गया, तो थोड़ी ना बिजनेस बंद हो रहा है, या ये तो सिर्फ क्या हो रहा है, नया एग्रीमेंट बन रहा है, मतलब ए बी का पार्टनरशिप टूट के ए बी सी का पार्टनरशिप हो रहा है, या फिर ए बी सी था उसमें से ए का डेथ हो गया या ए रिटायर कर गया, तो बीसी अगर कंटिन्यू करना चाहता है तो बिजनेस कंटिन्यू हो सकता है बट पार्टनरशिप जो है वो चेंज हो जाता है। लेकिन हम लोग ये पढ़ के आ रहे हैं, मतलब ये देखो, ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, हम लोगों ने एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ यही तो पढ़ के कंप्लीट किया। बट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या है वो हम लोग अभी पढ़ेंगे, मतलब वो ही हमारा टॉपिक है यहाँ पर। डिसोल्यूशन का मतलब when the business dissolve or discontinued by mutual agreement, by notice, expiry of term, purpose completed, insolvency declared by court, death, तो देखो पार्टनरशिप फर्म का डिसॉल्व कब होता है, बोल रहे हैं कि जब बिजनेस ही बंद हो जाता है या डिसकंटिन्यू हो जाता है। कब हो सकता है पार्टनर लोगों ने म्यूचुअली सोच समझ के बिजनेस बंद कर दिया, या फिर कोई नोटिस दे के बिजनेस बंद कर दिया, या फिर जिस पर्पस के लिए, मतलब मान लो पार्टनरशिप एक स्पेसिफिक टाइम के लिए किया था इन्होंने, 5 साल, 6 साल, 10 साल, तो एक्सपायरी ऑफ टर्म, या फिर पर्पस, जिस पर्पस के लिए ये लोगों ने जो जुड़ के पार्टनरशिप किया था वो पर्पस ही कंप्लीट हो गया, तो भी क्या होता है, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो सकता है। या फिर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया है, ठीक है, तो भी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो सकता है। और अगर जो है डेथ हो गया है सभी पार्टनर का, तो भी पार्टनरशिप फर्म बंद हो सकता है। इस तरीके का अलग अलग रीजन होता है जो कि तुम लोग लॉ में इसे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ोगे, क्योंकि मेरा तो उतना लॉ वाला पोर्शन है नहीं, अकाउंट्स में जितना पोर्शन है उतना हम बता सकते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर बोला है कब डिसॉल्व, ये देखो ये ऊपर ऊपर हम बता देते हैं, firm is
कंस्टिट्यूटेड फॉर ए फिक्स टर्म ऑन द एक्सपायरी ऑफ दैट टर्म। तो किसी एक टर्म के लिए ही फर्म जो है शुरू हुआ था, अब जब वो टर्म ही खत्म हो गया तो पार्टनरशिप भी खत्म। वेयर द फर्म कंस्टिट्यूट टू कैरी आउट वन और मोर एडवेंचर्स और अंडरटेकिंग देन बाय कंप्लीशन, मतलब वही जिस पर्पस के लिए जुड़ा था पर्पस कंप्लीट, डेथ हो गया पार्टनर लोगों का, या फिर यहाँ पर और क्या बोला है, इंसॉल्वेंट अगर पार्टनर लोग हो जाता है तो, ठीक है। ये सारे रीजन होते हैं, जैसे कि यहाँ पर सर्कमस्टेंसेस बता दिया कब डिसोल्यूशन हो सकता है, एक्सपायरी ऑफ टर्म, वही कंप्लीशन ऑफ द वेंचर, जिस वेंचर मतलब जो बिजनेस के लिए इन्होंने जुड़ा था वही खत्म, मतलब वो काम ही कंप्लीट हो गया तो और आगे पार्टनरशिप नहीं करना है, पार्टनर का डेथ, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, ठीक है, ये बताया है, ठीक है। अब देखो इसके अलावा भी बोल रहा है कि क्या क्या केसेस में इसे डिवाइड किया है, तो देखो यहाँ पर बोल रहा है कि द पार्टनर्स एग्री दैट द फर्म शुड बी डिसॉल्व, पार्टनर ने ही म्यूचुअली बंद कर दिया, सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए हैं, ठीक है, एक को छोड़ के, तो भी फर्म बंद करना पड़ेगा। बिजनेस इलीगल कर रहे हो तो कोर्ट ही खुद बोलेगा कि भाई बंद करो, ठीक है। और पार्टनर नोटिस देके भी डिसोल्यूशन, मतलब बिजनेस हमारा बंद हो रहा है ऐसा नोटिस देके बंद कर सकते, कोर्ट से ऑर्डर कभी कभी मिल सकता है, कब कोर्ट से ऑर्डर मिलता है वो बता देते हैं। देखो यहाँ पर बोल रहा है कि जब कोई पार्टनर अनसाउंड माइंड हो जाता है, दिमागी हालत सही नहीं रहता है पार्टनर लोगों का अगर, तो फिर कोर्ट बोलेगा भाई बिजनेस बंद करो। अगर परमानेंट इनकैपेसिटी हो गया है पार्टनर लोगों का तो फिर कोर्ट बोल सकता है कि बिजनेस बंद कर दो। पार्टनर अगर कोई गलत काम किया है, मिसकंडक्ट किया है बिजनेस में, तो अगर पार्टनर गिल्टी पाया गया, दोषी पाया गया, तो फिर कोर्ट बोलेगा कि बंद करो बिजनेस, ठीक है। अगर पार्टनर जो है परसिस्टेंटली डिसएग्रीड द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, अगर वो जो एग्रीमेंट में लिखा हुआ है फॉलो नहीं कर रहा है तो पार्टनरशिप फर्म बंद करने के लिए कोर्ट से ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। फिर और क्या बोला है, वेयर ए पार्टनर ट्रांसफर इज इंटरेस्ट और शेयर टू अ थर्ड पार्टी, अगर कोई पार्टनर अपना इंटरेस्ट या शेयर किसी थर्ड पार्टी को दे दे रहा है, मतलब बिजनेस ट्रांसफर कर दे रहा है, तो फिर बंद करना पड़ेगा। अगर बिजनेस जो है वो लॉस ही लॉस मेकिंग हो रहा है, ठीक है, तो कैरिड ऑन एक्सेप्ट एट ए लॉस, तो फिर बिजनेस बंद करना पड़ेगा, क्योंकि लॉस मेकिंग बिजनेस को चालू रखने का कोई फायदा नहीं है। वेयर इट अपियर्स टू बी जस्ट एंड इक्विटेबल, तो अगर कोर्ट को किसी भी कंडीशन में लगे कि ये सही रहेगा इस बिजनेस को बंद करवा देना, तो फिर कोर्ट ऑर्डर देगा कि अभी के अभी इस बिजनेस को बंद कर दो, ठीक है। तो ये हो जाता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, पार्टनरशिप नहीं कि पार्टनरशिप में चेंजेस हुआ, पार्टनरशिप फर्म अगर डिसॉल्व हो जाएगा तो क्यों होता है उसका जो भी पॉइंट लिखा हुआ था वो मैंने मेन पॉइंट तुम लोगों को बता दिया, ठीक है। अब ये मेनली तुम लोग को देखो सबसे ज्यादा तो लॉ में काम आएगा ये सारा चीज। अब हम लोग को यहाँ पर अकाउंट्स में क्या सीखना है कि अगर फर्म बंद हुआ तो हमें उसका ट्रीटमेंट जो है वो क्या करना पड़ेगा, ठीक है, वो हम लोग सीखेंगे। तो हम लोग देखते हैं, देखो क्या ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। देखो जब भी बिजनेस बंद हो जाएगा, यहाँ पर दिखाते हैं, तो सेटल करना पड़ेगा बिजनेस के एसेट और लाइबिलिटी को, सीधा बात ये है, ठीक है। एसेट और लाइबिलिटी भी सेटल डाउन करना पड़ेगा, मतलब सेटल डाउन का मतलब लाइबिलिटीज को पे ऑफ करना पड़ेगा और एसेट को बेच के जो पैसा आएगा उससे लाइबिलिटी को पे ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है, ये सिंपल सा बात है। लेकिन क्या ये प्रोसेस उतना आसान है जितना बोलने से लग रहा है? नहीं। देखो अब मेरा एक प्लांट लगा हुआ है, हम आज चाहे तो आज थोड़ी ना मेरे प्लांट को बेच सकते हैं, उतना आसान तो है नहीं। वो बोल सकते कि भाई आप बिजनेस बंद है, लेकिन वो बिकने में बहुत टाइम लग सकता है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, लेकिन मुझे जो पेपर वर्क मतलब जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो क्या करना है, तो जैसे ही मेरा बिजनेस बंद होने वाला है मुझे दिखाना है कि मेरे बुक्स में कोई एसेट नहीं है और हम सारे लाइबिलिटी को पे ऑफ करने वाले हैं। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है उसका बुक वैल्यू मुझे क्या करना है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का बुक वैल्यू मुझे 0 करना है, ठीक है। और एक्चुअल और फिजिकल प्रेजेंस जो है उसको धीरे धीरे खत्म करना है, क्योंकि वो धीरे धीरे ही होगा। जैसे मान लो एक एसी लगा हुआ है, तो अब आज बोले तो आज थोड़ी ना एसी बिक जाएगा। देखो पहले मुझे किसी को ढूंढना पड़ेगा जो एसी लेगा, ठीक है। अगर हम खुद नहीं ढूंढ पाएंगे तो किसी एजेंट को लगवाएंगे, बोलेंगे भाई मेरा ये एसी बिकवा दो, हम बिजनेस बंद करने वाले, मेरा ये प्लांट बिकवा दो। तो प्रैक्टिकली, एक्चुअल या फिजिकल का मतलब प्रैक्टिकली उस एसेट को बिकवाना उतना आसान नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मुझे क्या करना है, सेटल डाउन मेरे एसेट लाइबिलिटी को करना है। सेटल डाउन का मतलब है कि लाइबिलिटी पे ऑफ करना है और उसके लिए
एसेट को बेच देना है, ठीक है। उससे जो भी पैसा आएगा वो लाइबिलिटी पे ऑफ करेंगे। अच्छा, अगर पे ऑफ करने के बाद भी मेरे पास पैसा बच जाएगा तो वो पार्टनर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब एसेट लाइबिलिटीज को कैसे सेटल किया जाता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जितने भी एसेट लाइबिलिटीज है सबके बुक वैल्यू को मुझे जीरो करना है, ठीक है। वो तो हो गया मेरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो कि हमें सीखना है, लेकिन एक्चुअली ये काम उतना आसान नहीं होता है, बहुत टाइम लगता है। तो धीरे धीरे एसेट्स का जो फिजिकल प्रेजेंस है, ठीक है, जैसे मेरे पास एक प्लांट है, मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक बिल्डिंग है, धीरे धीरे वो सारी चीज जो है मेरे अकाउंट से हटेंगे। वो इतने आसानी से नहीं हटते, फिजिकल एग्जिस्टेंस उतने जल्दी खत्म नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला देखो, इसमें एंट्री हमें करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर लिखते हैं बुक्स वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज शुड बी मेड जीरो। तो जीरो करने का मतलब क्या हो जाएगा, क्या जर्नल एंट्री होगा, तो जीरो करने का मतलब हो जाएगा, देखो एसेट खत्म करेंगे तो टू एसेट होगा, ठीक है। अब डेबिट किसको करेंगे, जर्नल एंट्री कर रहे हैं, डेबिट किसको करेंगे, तो देखो जब हम लोग रिवैल्यूएशन करते हैं, एसेट का वैल्यू को कम या ज्यादा करते हैं, तो हम लोग रिवैल्यूएशन नाम का एक नॉमिनल अकाउंट फॉलो करते हैं, क्योंकि हम लोग वैल्यू को रिवैल्यू करते हैं। बट यहाँ पर हम लोग एसेट को बेचेंगे, लाइबिलिटी को पे ऑफ करेंगे, तो यहाँ पर जो अकाउंट का यूज होगा उसको हम लोग बोलेंगे रियलाइजेशन, ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट। अब सबसे पहले क्या करना होता है, एसेट को जीरो करना पड़ता है, लाइबिलिटी को जीरो करना पड़ता है। तो एसेट जीरो होने से लॉस है, ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट हो जाएगा। और लाइबिलिटी को जब पे करेंगे तो उसमें हमारा प्रॉफिट है, तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन लाइबिलिटी कौन सा वाला, आउटसाइडर लाइबिलिटी, ठीक है, आउटसाइडर लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू रियलाइजेशन। इसमें हमारा प्रॉफिट होगा जब हम लोग बुक वैल्यू, ये कौन सा प्रोसेस चल रहा है, बुक वैल्यू को जीरो करना। तो एसेट को जीरो करने का मतलब, अगर मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एसेट दिख रहा है, जैसे कि देखो यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन ये वाला, जैसे मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एसेट दिख रहा है, ये देखो कितने का, 5 लाख का। अगर मुझे इसे जीरो करना है तो 5 लाख डेबिट है, तो 5 लाख क्रेडिट करना पड़ेगा। तो वही देखो मैंने 5 लाख क्रेडिट कर दिया, और ये एसेट जीरो हुआ तो मेरे लिए लॉस है, इसीलिए रियलाइजेशन में लॉस कर देंगे, रियलाइजेशन को डेबिट कर देंगे तो लॉस हो गया। और जब लाइबिलिटी पे ऑफ करेंगे तो रियलाइजेशन मतलब पे ऑफ नहीं, जीरो कर रहे हैं, तो लाइबिलिटी जीरो, अभी पे ऑफ नहीं हो रहा है, ठीक है, जीरो कर रहे हैं, तो लाइबिलिटी डेबिट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जैसे कि क्रेडिटर, ये मेरा आउटसाइडर लाइबिलिटी है, तो 3,20,000 मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट से हटाना है, तो वो क्रेडिट में है, तो वो हटाएंगे तो डेबिट हो जाएगा, और टू क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। तो क्यों आउटसाइडर लाइबिलिटी होगा, बाकी कुछ क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो मुझे लाइबिलिटी पे ऑफ करना है, तो पे ऑफ किसे करेंगे, आउटसाइडर वाले को करेंगे, थोड़ी ना पार्टनर को। अगर पार्टनर का 4 लाख लौटा नहीं भी पाया फर्म तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम लोग तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 पढ़ रहे हैं, जहां पर पार्टनर लोगों को क्या करना पड़ेगा, बिजनेस बंद होने पे आउटसाइडर लाइबिलिटी पे करने के लिए सारा एसेट्स बेचना पड़ेगा, अगर कम पड़ा तो घर से लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर बाई चांस इन लोगों का जो लाइबिलिटी है वो फर्म से पे नहीं हुआ, इनका लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो फिर जनरल रिजर्व क्या लेना है, जैसे इसमें सिर्फ सन्ड्री क्रेडिटर लेना है, क्या जनरल रिजर्व आउटसाइडर लाइबिलिटी है, नहीं, बिल्कुल नहीं, जनरल रिजर्व तो आउटसाइडर लाइबिलिटी नहीं है, ठीक है। जनरल रिजर्व हम लोग का क्या है, जनरल रिजर्व हम लोग का पार्टनरशिप, पार्टनर का ही जो है हिस्सा है, ठीक है। तभी तो हम लोग जनरल रिजर्व को क्या करते हैं, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, पार्टनर्स लोगों में ऐड करते हैं, क्योंकि रिजर्व कहाँ से क्रिएट हुआ है, प्रॉफिट से क्रिएट हुआ है, ठीक है। प्रॉफिट का हिस्सा किसे जाता है, पार्टनर लोगों को, तो जनरल रिजर्व का हिस्सा भी किसे जाएगा, पार्टनर लोगों को ही जाता है। तो जनरल रिजर्व कोई मेरा आउटसाइडर लाइबिलिटी नहीं है ना, तो ये मुझे किसी को पे ऑफ करना होता है, ये कैपिटल में जुड़ जाता है, ठीक है। तो अगर उतना अमाउंट अवेलेबल हुआ आउटसाइडर लाइबिलिटी पे करने के बाद कि हम लोग पार्टनर्स का कैपिटल और जनरल रिजर्व लौटा पाएंगे तो लौटाएंगे, नहीं लौटा पाएंगे तो नहीं लौटाएंगे, ठीक है। तो ये हम लोग का पहला ट्रीटमेंट हो गया कि मुझे बुक वैल्यू जो है एसेट और लाइबिलिटी का करना है जीरो। तो यहां पर एंट्री मेरा किस में होगा, बुक वैल्यू में, ठीक है। तो ये क्या एंट्री हुआ, एसेट और लाइबिलिटीज के बुक वैल्यू को हम लोगों ने कर दिया है जीरो, ठीक है। अब यहां पर एक नोट लिखो, all inside liability will be transferred to partners
कैपिटल अकाउंट। जैसे कि मैंने बोला कि जो भी इनसाइडर लाइबिलिटी है, जैसे कि देखो ये जनरल रिजर्व, ये किसको जाता है, पार्टनर लोगों को, ठीक है। तो इस तरीके का जो भी इनसाइडर लाइबिलिटी होगा, ठीक है, वो हमारा कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में जुड़ जाएगा। जैसे कि मैंने बोला जनरल रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल में जुड़ जाएगा। अच्छा, तो इसमें क्या क्या आ जाएगा इनसाइडर लाइबिलिटी, जैसे पार्टनर का कैपिटल, पार्टनर का कैपिटल, बैलेंस ऑफ एनी रिजर्व, प्रॉफिट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट, तो पार्टनर का करेंट अकाउंट का बैलेंस, रिजर्व और प्रॉफिट का बैलेंस, ठीक है, ये सारा चीज पार्टनर्स कैपिटल में जाके जुड़ जाएगा। अच्छा, इसके बाद पॉइंट टू, ये पॉइंट वन पढ़ा हम लोगों ने जर्नल एंट्री। पॉइंट टू, एसेट एंड लाइबिलिटीज शुड बी रियलाइज्ड, एसेट एंड लाइबिलिटीज शुड बी रियलाइज्ड, मतलब एसेट के लिए वर्ड रियलाइज्ड, रियलाइज्ड होगा, एंड पेड अप, पेड अप का मतलब लाइबिलिटी का बात हो रहा है कि लाइबिलिटी पे हो जाएगा। तो फॉर एसेट, एसेट के लिए क्या एंट्री होगा, तो एसेट तो बेचेंगे, तो बेचने सबसे पहले क्या किया, एसेट को, एसेट के बुक वैल्यू को जीरो कर दिया। अब एसेट बेचने वाले हैं, तो सोचो अगर मैंने किसी चीज का बुक वैल्यू जीरो कर दिया है, चाहे वो एसेट हो या लाइबिलिटी, अभी एसेट का बात हो रहा है, अब उसे हम लोग बेच रहे हैं, तो बेचने से जो पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है। और बाकी जो प्रॉफिट होगा उसको कहाँ दिखाना है, रियलाइजेशन, क्योंकि जब बिजनेस बंद हो रहा है तो नॉमिनल अकाउंट के नाम पे रियलाइजेशन फॉलो होता है। तो वैल्यू रिकॉर्डेड, वैल्यू रियलाइज्ड, सॉरी रिकॉर्डेड बोल दिया, वैल्यू रियलाइज्ड, जिसमें बेच के जो पैसा मिलेगा उसमें एंट्री होगा, ठीक है। जैसे कि देखो मुझे पहले 5 लाख के फिक्स्ड एसेट को जीरो कर देना है, कैसे, फिक्स्ड एसेट रियलाइजेशन टू फिक्स्ड एसेट करके। अब फिक्स्ड एसेट बेच के कितना मिला, 5,20,000, तो ये 5,20,000 पूरा का पूरा मेरा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर मैंने किसी एसेट का वैल्यू जीरो कर दिया है, ठीक है, अब उसको बेचा तो पूरा ही मेरा प्रॉफिट है, ठीक है। नॉर्मली एसेट बेचने से, प्रॉफिट होने से हम लोग क्या एंट्री करते हैं, जैसे कि देखो बैंक करते हैं 2 PL, मान लो प्रॉफिट हुआ, और 2 बिल्डिंग बोल के, मान लो बिल्डिंग था मेरा एक, ठीक है, जिसका वैल्यू था 8,000, मैंने वो मान लो बेच दिया 10,000 में, तो हम एंट्री क्या करेंगे, 10,000, 2,000, 8,000, ये एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 2 PL, 2 बिल्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैंने मेरे बिल्डिंग का बुक वैल्यू जीरो कर दिया है, तो 2 बिल्डिंग 8,000 तो होगा नहीं, ठीक है। अगर मैंने पहले ही बुक वैल्यू को जीरो कर दिया है तो 2 बिल्डिंग 8,000 तो होगा नहीं, ये पहले ही जीरो हो गया। तो जीरो कैसे किया है, जीरो हम लोगों ने ऐसे ऐसे किया है कि रियलाइजेशन 2 बिल्डिंग बोल के मैंने पहले 8,000 दिखा दिया है, ठीक है। तो मेरा बिल्डिंग का वैल्यू क्या हो गया है, जीरो हो गया है, ठीक है। अब अगर हम बेचेंगे तो मेरा 2,000 प्रॉफिट बुक नहीं होगा, जीरो वैल्यू का चीज अगर 10,000 में बिका तो मेरा पूरा का पूरा प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से एंट्री हो जाएगा टू रियलाइजेशन बोल के, ठीक है, टू रियलाइजेशन बोल के एंट्री हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा प्रॉफिट का हिस्सा चला जाएगा। और यहाँ पर लाइबिलिटीज का कैसे होगा, लाइबिलिटी पेड और डिस्चार्ज, इसका एंट्री हो जाएगा रियलाइजेशन, जीरो वैल्यू का लाइबिलिटी के लिए अगर हम लोग पे कर रहे हैं तो मेरा पूरा लॉस है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश, ये एंट्री हो जाएगा वैल्यू पेड पे, ठीक है। अच्छा, अब एक नोट, ऑल नॉमिनल अकाउंट इफेक्ट्स will be written in one common nominal account called realization account। सारे नॉमिनल अकाउंट को हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। और उसके बाद एक और एंट्री, डिसोल्यूशन एक्सपेंस, डिसोल्यूशन एक्सपेंस पेड, तो डिसोल्यूशन करवाने का खर्चा होगा, ठीक है। बहुत सारे लीगल खर्चे हो सकते हैं, जैसे मैंने बोला कि एजेंट को बुक करके एसी बिकवाए, इस तरीके का खर्चा। तो एक्सपेंस डेबिट
टू कैश और बैंक। ठीक है, डिसोल्यूशन एक्सपेंस पे करने का एंट्री ये हो जाएगा। अच्छा, अब एक और पॉइंट, बैलेंस इन रियलाइजेशन अकाउंट टू बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब रियलाइजेशन अकाउंट में सारा चीज ट्रांसफर करे तो रियलाइजेशन अकाउंट में तो एक बैलेंस आएगा, वो कहाँ ट्रांसफर होगा, वो होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो एंट्री क्या होगा, अगर ऐसा एंट्री होगा रियलाइजेशन। ম্যাম বলছি হ্যাঁ আমি বল। কলেজে এসেছি তো এক্ষুনি ক্লাস শুরু হবে, আমি যেতে পারি ম্যাম? আচ্ছা ঠিক আছে, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ম্যাম। ঠিক আছে। देखो, अगर प्रॉफिट इन रियलाइजेशन हुआ तो एंट्री हो जाएगा, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर लोगों में तो पार्टनर का कैपिटल क्रेडिट होगा। ठीक है, और अगर लॉस हुआ रियलाइजेशन अकाउंट में लॉस हुआ तो भी पार्टनर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो एंट्री क्या हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, जैसे हम लोग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने पे एंट्री करते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से एंट्री हो जाएगा। ठीक है, और इसमें एक एंट्री है, वो करने के बाद हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, वो हम लोग नेक्स्ट दिन लिखेंगे, आज इतना ही करते हैं।